हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानालय। तो देखिए, ईएमआरएस टीयर 2 के एग्जामिनेशन सामने है। हमारे पास ऑलमोस्ट 24 डेज अराउंड है कि भाई हमें इसमें प्रिपरेशन करना है। अब यहाँ पे हॉस्टल वार्डन के अंदर बहुत सारे एक्ट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। टीम ज्ञानालय अपनी तरफ से ये कोशिश करेगी कि हम सेशंस ले बैक टू बैक, और पर एक्ट के हिसाब से हमारा, आप कह लो, पर सेशन जो रहेगा वो 8 से 10 मिनट का रहेगा, और उसमें जितने एक एक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होंगे हम बैक टू बैक डालते चले जाएंगे। यानी एक एक्ट हम जैसे शुरू करेंगे आज, जैसे हमने चाइल्ड लेबर लिया है, तो चाइल्ड लेबर से रिलेटेड हम 2-3 सेशंस लेंगे, और इन 2-3 सेशंस में ही हम पूरे एक्ट को समअप करने की कोशिश करेंगे। जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे या जो पॉइंट्स ऐसे हैं जिनसे क्वेश्चंस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो हम आपके सामने ला के रख देंगे। इसी तरह से बाकी एक्ट्स एक एक करके हम उठाएंगे और आपके सामने सबका निचोड़ रखते चले जाएंगे। ठीक है, आइए फटाफट से शुरू करते हैं। जब हम बात करते हैं चाइल्ड लेबर एक्ट की इन रिलेशन टू हॉस्टल वार्डन, कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं ईएमआरएस डिस्क्रिप्टिव पार्ट टीयर 2 के लिए, आप इसको एमसीक्यू के लिए भी कंसिडर कर सकते हो। देखो, सबसे पहले तो ये एक्ट अप्लाई होता है कहाँ पे, ये एक्ट क्या अप्लाई होता है, ये जो एक्ट है हमारा ये पूरे इंडिया पे अप्लाई होता है। हमें पता है ये एक्ट जो है कब का है, ईयर इंपॉर्टेंट हो जाता है। कब का है, 1986 का। जब आप लिखोगे, ईयर्स के साथ लिखोगे, अपने आप एग्जामिनर थोड़ा इंप्रेस होगा कि भैया हर चीज का ईयर के साथ ये लिख रहा है बच्चा, मतलब इस बच्चे ने पढ़ाई कर रखी है। ठीक है, अब देखो कॉन्फ्लिक्ट कहाँ आ जाता है जब हम चाइल्ड की डेफिनेशन की बात करते हैं। ये तो हमें पता है कि सेक्शन 2 में चाइल्ड की डेफिनेशन दी हुई है, मैंने यहाँ लिखा नहीं, बट सेक्शन 2 में चाइल्ड की डेफिनेशन दी हुई है। पर क्या सारे एक्ट्स में चाइल्ड की डेफिनेशन, चाइल्ड का जो एज लिमिट है या चाइल्ड की जो डेफिनेशन है, वो एज जो डिफाइन करता है चाइल्ड को, वो सेम है? ऐसा नहीं है। क्यों कॉन्फ्लिक्ट कहा जाता है जब हम चाइल्ड लेबर की बात करते हैं? चाइल्ड लेबर एक्ट कहता है बिलो 14 ईयर्स, जो बच्चा बिलो 14 ईयर्स है, the child who is not completed or a person who is not completed 14 years of age, उसको हम child count कर रहे हैं इन चाइल्ड लेबर एक्ट। ठीक है, लेकिन जब हम बात करते हैं चाइल्ड मैरिज एक्ट की, ठीक है, तो चाइल्ड मैरिज एक्ट क्या कहता है? मेल मेंबर्स के लिए वो कहता है कि वो पर्सन हु इज नॉट कंप्लीटेड 21 ईयर्स ऑफ एज, एंड सेम फॉर फीमेल की, अ पर्सन हु इज नॉट कंप्लीटेड 18 ईयर्स ऑफ एज। तो इनको हम कंसिडर करते हैं चाइल्ड यहाँ पे एज पर चाइल्ड मैरिज एक्ट। ठीक है, अब देखो यहीं पे एक नया टर्म आ जाता है अडोलेसेंट का। क्यों, कैसे भाई अडोलेसेंट का टर्म कैसे आता है यहाँ पे? आप कह सकते हो अडोलेसेंट, ये जो 14 इयर्स का जो टेन्योर है कि भाई 14 इयर्स का एज हमने कंप्लीट कर लिया है, बट 18 इयर्स का एज हमने कंप्लीट नहीं किया। यानी अ पर्सन और अ चाइल्ड हु इज कंप्लीटेड 14 इयर्स बट हैज नॉट कंप्लीटेड 18 इयर्स ऑफ एज, उसको हम काउंट करते हैं एज अडोलेसेंट। और ये कहाँ, ये आप कह सकते हो कैसे इसमें अमेंडमेंट हुआ, कैसे अडोलेसेंट इंक्लूड किया गया, तो ये एज पर 2016 अमेंडमेंट एक्ट जो कि हमने इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, तो लेबर एक्ट के अंदर हमने देख लिया बिलो 14 इयर्स, चाइल्ड लेबर एक्ट के अंदर इट इज बिलो 14 इयर्स, चाइल्ड मैरिज एक्ट के अंदर इट इज फॉर मेल मेंबर्स 21 इयर्स एंड फॉर फीमेल 18 इयर्स, एंड अडोलेसेंट हम कह रहे हैं उसे जो एज पर 2016 अमेंडमेंट की जिसने 14 इयर्स कंप्लीट कर लिया पर 18 इयर्स कंप्लीट नहीं किया है। ठीक है, और चाइल्ड का डेफिनेशन सेक्शन 2 में दिया हुआ है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड फटाफट से। अब देखो यहाँ पे हम बात करते हैं ऑक्यूपायर के बारे में। देखिए ऑक्यूपायर में कभी कभी ना कंफ्यूज करने के लिए आपको बोल देता है कि द पर्सन हु पेज द सैलरी, या फिर आप कह लो कि एडमिनिस्टर्स योर वर्क। देखो एक पर्सन जो सैलरी पे करता है, अब देखो जो हम एक एग्जांपल की तरह मैं समझा रही हूँ, कोई अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे कोई आपके काम को सुपरवाइज कर रहा है या आपसे ऊपर है हायरार्की में, कोई ऐसा पर्सन जो आपसे ऊपर है हायरार्की में बट उसे भी सैलरी कोई और दे रहा है, तो वो पर्सन इज नॉट दी, कहो कि दैट पर्सन इज नॉट दी अल्टीमेट अथॉरिटी, ही इज जस्ट अ मीडिएटर हु इज रेगुलेटिंग द थिंग्स, है ना। तो ये जब हम ऑक्यूपायर की बात करते हैं, उस पर्सन की बात करें जो अल्टीमेटली सारी चीजों को एडमिनिस्टर कर रहा है, या फिर जिसके अंदर सारी चीजों का एडमिनिस्ट्रेशन है, उसकी पकड़ सारी ही चीजों पे है। फिर चाहे वो सैलरी देना हो, वर्क सुपरवाइज करना हो, किसी को अपॉइंट करना हो, किसी को नौकरी से निकालना हो। ठीक है, तो ऑक्यूपायर कौन हो जाता है? जो पूरे इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर जिसका कंट्रोल होता है उसे हम ऑक्यूपायर कह देते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब देखो हम कहते हैं कि प्रोहिबिशन क्या है। क्या यार, बच्चों को काम करना अलाउड है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो कुछ और कहता है यार, आर्टिकल 24 में तो कुछ और दिया हुआ है। तो क्या प्रोहिबिशंस है, क्या बच्चे काम कर सकते हैं? देखो अगर इन जनरल पहले हम एक टर्म की बात करते हैं, वो क्या है? हम कहते हैं हजार्डस प्लेसेस। ठीक है, ये हजार्डस प्लेसेस क्या होता है? ठीक है, हजार्डस और नॉन हजार्डस में हमें डिफरेंस समझना है। हजार्डस क्या होता है? जब हम बात करते हैं माइंस के बारे में, जब हम बात करते हैं फैक्ट्रीज के बारे में, ठीक है, या जब हम बात करते हैं इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस के बारे में, तो इन सबको, माइंस हो या इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस हो या फिर फैक्ट्रीज में काम करना हो, इन सबको हम कहाँ क्लासिफाई कर देते हैं? हजार्डस प्लेसेस में। और यहाँ पे बच्चे हो या अडोलेसेंट हो वो काम नहीं कर सकते। ध्यान देना, बच्चे भी नहीं कर सकते और अडोलेसेंट भी काम नहीं कर सकते। ठीक है, ये चीज हमें समझ में आ गया।
तो क्या इसका मतलब कि बच्चे और एडोलेसेंट कहीं काम ही नहीं कर सकते? नहीं, ऐसा नहीं है। कहाँ काम कर सकते हैं वो? यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है? काम कर सकते हैं वो ऐसी जगह पे जहाँ पे सपोज कोई कोई फैमिली एंटरप्राइज, सॉरी, कोई फैमिली एंटरप्राइज है, ठीक है, जैसे किसी का खुद का ही ऑक्यूपेशन है, किसी का खुद का ही बिजनेस है, तो वहां पे वो बच्चा चाहे तो बैठ सकता है। क्यों? क्योंकि वो फैमिली बिजनेस है, पहली चीज। दूसरी चीज है, अगर कोई अगर कहीं पे आप कह लो एक आर्टिस्ट की तरह काम कर रहा है, या फिर आप कह लो कि कोई आर्टिस्ट रिलेटेड वर्क कोई बच्चा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, जहाँ पे कोई उस बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा, उस बच्चे की पढ़ाई को कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा, वो बच्चा उस समय काम कर रहा है जब उस बच्चे का फ्री टाइम है वो, या वेकेशन के ड्यूरेशन में वो बच्चा उस काम को कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? वो फिर वैलिड है, वो बच्चा उस काम को कर सकता है, या वो एडोलेसेंट वहां पे काम कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जहाँ पे हजार्डस वर्क की बात होगी, वो ना तो कोई चाइल्ड परफॉर्म कर सकता है वहां पे वर्क, और ना ही कोई एडोलेसेंट वहां पे काम कर सकता है। लेकिन जब बात हो रही है एक्सेप्शन की, तो हम आ जा रहे हैं आर्टिस्ट रिलेटेड वर्क पे, या फिर अगर किसी का फैमिली एंटरप्राइज है, किसी का फैमिली बिजनेस है और वहां पे कोई काम कर रहा है, तो दैट इज अलाउड, ठीक है। और ये तब अलाउड होगा जब उस बच्चे के एजुकेशन को कहीं से भी हैम्पर नहीं किया जा रहा है, वो बच्चा वेकेशन में काम करे, छुट्टियों के दिन काम करे, तब वो अलाउड होगा, ठीक है। अब इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि भाई जो आर्टिकल 24 कहता है ना, जो प्रोहिबिशन लगाता है बच्चों के काम करने पे, वो हमारा प्रोटेक्ट हो जा रहा है कहीं ना कहीं बच्चे को। क्योंकि कुछ ऐसी आप कह लो कि जरूरत है, घर की आर्थिक स्थिति वैसी है कि जहां पे काम करना पड़ जा रहा है उस बच्चे को, लेकिन वो बच्चा साथ साथ अपने पढ़ाई को मैनेज कर रहा है, तो यहाँ पे आर्टिकल 21A भी प्रोटेक्ट हो रहा है कि राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन है बच्चे के पास। और दूसरा कि आर्टिकल 24 कि भैया आप किसी हजार्डस प्लेस पे काम नहीं कर रहे हो, ठीक है, या प्रोहिबिट हो रहा है किसी भी बच्चे को या एडोलेसेंट को, तो वो भी प्रोटेक्ट हो जा रहा है। तो यहाँ पे आर्टिकल 21A को और आर्टिकल 24 को आप ला सकते हो चाइल्ड लेबर के अंदर, और आप इंक्लूड करके अपने आंसर को और बेहतर बना सकते हो, ठीक है। तो प्रोहिबिशंस के बारे में हमने बात कर लिया, आर्टिकल 24 के बारे में हमने बात कर लिया, एक्सेप्शन से कि कहाँ कहाँ पे बच्चा काम कर सकता है और कैसे उसके एजुकेशन को और उसके आप कह सकते हो उसके पढ़ाई को जो कि अफेक्ट नहीं होना चाहिए उसके काम के थ्रू, हमने उसकी बात कर ली। अब देखो हम यहाँ पे बात करते हैं कि भैया चाइल्ड, ये भी मैंने इनफैक्ट मेंशन कर ही दिया कि विच मींस एडोलेसेंट कैन वर्क इन नॉन हजार्डस प्लेसेस, ठीक है भाई, नॉन हजार्डस प्लेसेस पे काम कर सकते हैं। उसके बाद भाई उनकी पढ़ाई जो कि हैम्पर नहीं होनी चाहिए, ठीक है भाई, इसके बारे में हमने बात कर लिया। अब देखो यहाँ पे जो प्रोहिबिशन, जैसे हमने डेफिनेशन की बात की चाइल्ड की, वो कहाँ था? वो 2 में था, सेक्शन 2 में। जो प्रोहिबिशन है वो कहाँ पे है? वो सेक्शन 3 and 3A में दिया हुआ है, ठीक है। अब जब हम बात करते हैं, ये भी देखो मैंने बता दिया, कहीं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है या कोई चाइल्ड है उसका खुद का फैमिली बिजनेस है, वहां पे काम कर सकता है। और यहाँ पे भी कि भैया नॉन हजार्डस है इंडस्ट्री, तो वहां पे बच्चा एडोलेसेंट काम कर सकता है, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पे मैंने 21A के बारे में भी आपसे डिस्कस कर लिया कि भैया 21A और 24 दोनों को आप इंक्लूड करके अपने आंसर को बेटर बना सकते हो, हमने ये भी डिस्कस कर लिया। अब देखो जब हम बात करते हैं वर्किंग कंडीशन के बारे में, ठीक है, वर्किंग कंडीशन क्या कहता है कि भाई कोई भी बच्चा जो है वो 6 घंटे के लिए, आप उसको पर डे 6 घंटे के लिए ही काम करवा सकते हो, उससे ऊपर आप उस बच्चे से काम नहीं करवा सकते हो। और ये 6 घंटे में भी 1 घंटे का आपको इंटरवल देना होगा उस बच्चे को। आप ऐसा नहीं कह सकते कि लगातार 6 घंटे तुम काम करो, 6 घंटे आप काम करवाओ, लेकिन बीच में 1 घंटे का इंटरवल इंक्लूड हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। जब आप किसी बच्चे को काम पे रख रहे हो या एडोलेसेंट को काम पे रख रहे हो, आपको एक वीक में, ठीक है, एक वीक में उसको 1 दिन की छुट्टी देनी होगी, 1 दिन पूरा पूरा ऑफ मिलना चाहिए उस बच्चे को। प्लस उस बच्चे को आप रात में, दैट इज 7 PM के बाद, ठीक है, शाम में 7 बजे के बाद और सुबह 8 बजे से पहले काम पर नहीं बुला सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ वर्किंग कंडीशंस है जो यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। अगर अब बात करते हैं पेनल्टी की, अगर भाई कोई इस वर्किंग कंडीशन को फॉलो न करे, कोई ऑक्यूपायर है वो अपने एस्टैब्लिशमेंट में किसी बच्चे को रख ले और कहे कि नहीं भैया तुम 12 घंटे काम करो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे पेनल्टी वो इनवाइट करेगा खुद के लिए, ठीक है। जब वो पेनल्टी इनवाइट करेगा तो यहाँ पे फिर आप एक चीज मेंशन कर सकते हो कि भैया 2016 अमेंडमेंट एक्ट ने इस पेनल्टी को क्या किया है और स्ट्रिक्ट बना दिया है कि भाई आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि किसी बच्चे को आप एक्सप्लॉइट कर रहे हो और कह रहे हो कि भैया 12 घंटे काम करो, ऐसा नहीं है। जब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात आई थी, जब यहाँ पे आपका वो फैक्ट्रीज एक्ट की बात आती है, आप लॉर्ड रिपन को भी इंक्लूड कर सकते हो कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का कंसेप्ट है, फैक्ट्रीज एक्ट लाने का जो कंसेप्ट है वो कहां से आया था? वो लॉर्ड रिपन ने लाया था, ठीक है। तो ये सब आप पॉइंट्स इस तरह से लिख के अपने आंसर को और बेटर बना सकते हो, एनहांस कर सकते हो अपने राइटिंग स्किल को, ठीक है। अब देखो जब हम बात करें पेनल्टीज के बारे में, तो पहली पेनल्टी जब कोई ऐसा पर्सन हो, कोई ऐसा ऑक्यूपायर है जिसने फर्स्ट टाइम ऐसा कोई ऑफेंस किया कि भाई किसी बच्चे को उसने 6 घंटे से ज्यादा काम करवा लिया या 1 दिन वीक में ऑफ नहीं दिया, नाइट शिफ्ट करवा लिया कि भाई 10 बजे तक तुम काम करो, तो क्या पेनल्टी वो इनवाइट करेगा? उसको 6 महीने से लेके 2 साल तक की
सजा मिल सकती है। ठीक है, 6 महीने से अप टू दैट इज 6 मंथ से 2 साल, इस बीच में कोई भी ड्यूरेशन हो सकता है उनकी सजा का। ठीक है, और यहाँ पे क्या फाइन पे करना होगा, फाइन है आपका 20,000 से लेके 50,000 तक का फाइन है। ये फर्स्ट टाइम है, लेकिन कोई अगर रिपीटेड ऑफेंडर है, यानी बार बार वो उसी चीज को कर रहा है, सेकेंड टाइम है, ट्वाइस है, थ्राइस है, या कंटिन्यूअस कर रहा है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में ये 6 महीने से जो शुरू हो रहा था आपका पनिशमेंट, वो कब से शुरू होगा, वो 1 साल से शुरू हो जाएगा, और 1 साल से 3 साल तक के बीच में जो पनिशमेंट है वो आपको मिल सकता है। और यहाँ पे जो स्ट्रिक्ट फाइन है, मैंने आपको बताया ना 2016 में ये जो प्रोसेस है इसको और स्ट्रिक्ट कर दिया गया था 2016 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। तो वही है कि यहाँ पे जो फाइन है वो जो पहली बार करने पे 20,000 से 50,000 था, अब ये और ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया गया है, लेकिन इसका फाइन एग्जैक्ट अमाउंट क्या होगा वो मेंशन नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपको सम अप करके आज पहले सेशन में बताया है हमारे। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। बैक टू बैक इसी तरह से इस एक्ट, पर्टिकुलर चाइल्ड लेबर एक्ट पे हम 2-3 सेशंस और लाएंगे, इस एक्ट को खत्म करेंगे पहले, उसके बाद बैक टू बैक जितने और एक्ट्स हैं हॉस्टल वार्डन टियर 2 के लिए, डिस्ट्रप्टिव पार्ट के लिए, हम आपको सारे के सारे कवर कराते चले जाएंगे। बस टीम ज्ञानालय आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और आप हमारे साथ जुड़े रहे। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड टू ज्ञानालय।